हेलो। हाँ डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं हम 92 नंबर मॉड्यूल डिस्कशन कर रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टेज 2 में क्वेश्चन नंबर 67, एक क्वेश्चन हमारा पहले रह गया था, उसको मैं आगे कर रहा हूँ दोबारा। क्या क्वेश्चन है देखो, एक गुटखा जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटखा है, ठीक है। एक गुटखा 1 किलोग्राम द्रव्यमान का 37 तय पर आरंभिक वेग 2 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है। 37 तय पे उसका आरंभिक वेग है जी 2 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है वो, ठीक है। 0.1 से 2.0 के खुरदरे हिस्से में प्रवेश करता है। 0.1 से लेकर 2.01, 0.1 से लेकर 2.01 तक का खुरदरा हिस्सा है, उसमें वो प्रवेश करता है। गुटके पर लगने वाला मंदक बल एफ आर एक्स के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। किस तरह से जी, एफ आर इजकल टू माइनस के बाई आर, और के का मान रख सकते हैं हम। के का मान कितना रख सकते हैं? के का मान दिया हुआ है जी 0.5, के का मान दिया 0.5। गुटका जैसे ही खुरदरे हिस्से को पार करता है तो उसका अंतिम वेग क्या होगा? और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है एक टर्म आपको ln 20.1 की वैल्यू आपको दे रखी है 3, ठीक है। तो ये आरंभिक वेग है, यहाँ घर्षण नहीं है, मतलब यहाँ पर तो वेग यही रहेगा। वो कह रहा है जी जैसे वो इसको पार करता है तो इसका अंतिम वेग क्या होगा, v फाइनल। अंतिम वेग आपको निकालना है। क्या फार्मूला लगाओगे? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। यहाँ पर वेग कितना मानेंगे? यहाँ पर वेग तो 2 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, m द्रव्यमान है, तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बल क्या, सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर, और dw क्या आ गया? dw आ गया f dx, ठीक है। हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल कितना है जी? 2 का स्क्वायर। f की जगह वैल्यू क्या रखूं बताओ? माइनस 0.5 बटे r इंटू डी एक्स लो या डी आर लो, एक ही बात है। डी आर क्योंकि r दिया तो मैं डी आर ले लेता हूं। तो 0.5 को आगे ले लो, 1 बाई आर डी आर, 1/2m, मास कितना किलोग्राम था? 1, फाइनल का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। 0.5 1 बाई आर का आएगा जी, लोग बेस बोल देते हैं या लोग आर? लोग आर बोलो या ln r बोलो, एक ही चीज है, ये लोग ही होता है। आपको बताऊं, 1 बाई आर डी आर, 1 बाई आर डी आर, इसका इंटीग्रेशन होता है जी ln r को आप लोग आर भी बोल सकते हो, लोग बेस ई आर, एक ही चीज है, ये समाकलन होता है ये 1 बाई आर का, ठीक है। यहाँ क्या 1/2, यहाँ क्या फाइनल का स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। यहाँ माइनस लगा हुआ है, ठीक है जी। 0.5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर कितना आएगा? 1 ln r फाइनल का स्क्वायर माइनस 4, समझ गए? लिमिट रखनी पड़ेगी। लिमिट कहाँ से कहाँ है जी? 0.1 से लेकर 2.01 तक। तो देख लीजिए, माइनस बाहर है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर फाइनल का स्क्वायर माइनस 4, माइनस लोग ए माइनस लोग बी, एक फार्मूला होता है जी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लोग ए माइनस लोग बी, या ऐसा बोल सकते हो ln a माइनस ln b, एक ही चीज है दोनों। तो ये क्या होता है बताओ? लोग ए माइनस लोग बी होता है जी लोग a बाई बी, ठीक है।
तो आप इसको बोल सकते हो जी ln a/b 2.01 अपॉन में 0.1 फाइनल का स्क्वायर -4। समझ गए? डेसिमल हटा दो, डेसिमल हटाओगे तो कितना आएगा बताओ? ऊपर 20.1 आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 1 आ गया। फाइनल का स्क्वायर -4, 1 तो लगाओ या नहीं लगाओ, सीधा ही लिख दो बेशक। ln 20.01 इसका मान कितना आएगा? ln 20.01 इसका मान कितना आएगा? 3, और इधर फाइनल का स्क्वायर -4। फाइनल का स्क्वायर आ गया जी, उधर कितना है? माइनस का 3 और प्लस का 4 यानी प्लस का 1। तो फाइनल कितना आ गया जी? प्लस का 1 है, इसका रूट ले लो, 1 का रूट तो 1 ही रहेगा। आंसर 1 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड कितनी आगे बताओ? 1 मीटर पर सेकेंड। कोई कन्फ्यूजन, कोई बात समझ में ना आई हो इसमें पूछ सकते हैं आप। सही चल रहे हैं बिल्कुल? ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। नेक्स्ट देखिए, ये था 67। बाकी आगे हम क्वेश्चन कर चुके थे। आगे हम कहाँ तक थे देखो 70 कर लिया था, 71 भी कर लिया था भैया। 875 के दो टुकड़े क्या होंगे? 250 और 625। 250 कौन सा? माइनस वाला, क्योंकि वो घर्षण बल के द्वारा है। ठीक है, अब देखो जी 72 नंबर, 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है, जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है बताओ? संरक्षी बल कार्य करेगा तो स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी जी। क्यों? क्योंकि सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, लेकिन संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य माइनस स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो आप जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है, W कार्य करेगा, तो डेल्टा U के आगे साइन माइनस है, ऋणात्मक आ जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 72 था ये भाई। इसको बढ़ाओगे तो U के आगे माइनस लग जाएगा। 73 क्या कहता है? किसी वस्तु द्वारा घर्षण के विरुद्ध किए गए कार्य का परिमाण हमेशा उसकी गतिज और स्थितिज ऊर्जा में क्षय होता है। किसी वस्तु में घर्षण के विरुद्ध, तो घर्षण क्या संरक्षी है या असंरक्षी? असंरक्षी, असंरक्षी। असंरक्षी बल किस में आता है बताओ? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। सभी बल आगे ना, संरक्षी और असंरक्षी दोनों मिलकर गतिज ऊर्जा बना सकते हैं, लेकिन स्थितिज ऊर्जा में सिर्फ संरक्षी आना चाहिए। तो संरक्षी और असंरक्षी दोनों किससे जुड़े हुए हैं? असंरक्षी तो गतिज ऊर्जा से जुड़ा ही हुआ है, साफ ही बात है, तो गतिज ऊर्जा में आनी होगी। समझ गए? 74 नंबर देखिए। किसी पिंड पर चाहे किसी भी आंतरिक व बाह्य बलों क्यों न कार्यरत हो, निकाय की कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। किसी पिंड पर चाहे कोई भी आंतरिक और बाह्य कार्य न हो, कुछ भी ना हो किसी पिंड पर, निकाय की ऊर्जा हमेशा सुरक्षित रहेगी केवल संरक्षी बलों के लिए, संरक्षी बलों के लिए होगी जी। निकाय की कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहेगी।
क्योंकि संरक्षी बलों में स्थितिज ऊर्जा लिंक करती है, ठीक है, सुरक्षित रहती है, केवल सुरक्षी बलों के लिए सत्य है जी, ठीक है। 75 नंबर, प्रकृति में प्रत्येक बल के लिए किसी बंद लूप में किसी पिंड की गति में किया गया कार्य शून्य होता है। क्या बोला देखो, प्रकृति में प्रत्येक बल के लिए किसी बंद लूप में किसी पिंड की गति में किया गया कार्य शून्य होता है, केवल संरक्षी बल के लिए सत्य है। ये भी प्रत्येक बल में किसी बंद लूप में, ये बात आपको बताई थी, बंद लूप में कार्य कहाँ जीरो होगा जी, संरक्षी बलों में। संरक्षी बलों में बंद लूप में किया गया कार्य क्या होता है, जीरो होता है, समझ गए। अब आते हैं, बढ़ते हैं आगे 76 पर। ये 2-3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे छोटे छोटे। कोई पिंड जो विराम अवस्था में है अचर त्वरण से 1v में गति करता है। कोई पिंड है विराम अवस्था में है, u0 है, अचर त्वरण से 1v में गति करता है, इसको किसी समय t पर दी गई शक्ति अनुक्रमानुपाती होगी। भाई शक्ति क्या होता है, Fv, अचर त्वरण, त्वरण नियत है, तो वेग की जगह आप क्या लिख सकते हो, u + at, आरंभिक वेग 0, a त्वरण t टाइम, v का मान आ गया जी at, p f = ma × v, v की जगह at, ma²t, और ये दोनों तो क्या है बताओ, नियत है, m भी नियत है, m भी नियत है और ये भी नियत है, ठीक है। तो अब क्या कहोगे, p समानुपाती है किसके जी, ठीक है। 77 देखो, एक अच्छा सवाल है। क्या कहता है, किसी आंतरिक्ष किरण प्रयोग में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का संसूचक होता है जिनमें पहले कण की गतिज ऊर्जा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। पहला कण कौन सा, इलेक्ट्रॉन, गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की E लिख रहा हूं, E फॉर इलेक्ट्रॉन और P फॉर प्रोटॉन, समझ गए जी। गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की कितनी बोल रहा है, 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और प्रोटॉन की कितनी बोल रहा है, 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनमें कौन सा तीव्रगामी है भाई, किसकी स्पीड ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, और इनके चालों का अनुपात भी बताना है। तो सुनो, कौन सा इनमें तीव्रगामी है, इनकी चालों के अनुपात भी हमें बताने हैं। तो चाल के अनुपात तो ऐसे आ जाएगा जी, दोनों का अनुपात लो, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की। इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, हाफ एम वी का स्क्वायर, हाफ एम वीपी का स्क्वायर, ठीक है, कट गया। 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं नहीं नहीं, द्रव्यमान बराबर थोड़ी है, तो कट जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और यहाँ पर प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक है। 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन की है, ये तो कट गई इकाई, तो 9.11 इंटू 10⁻⁻31, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इलेक्ट्रॉन के वेग का स्क्वायर अपॉन प्रोटॉन के वेग का स्क्वायर, समझ गए जी, 1/10, ठीक है। तो इनको सोल्व करना पड़ेगा,
दोनों में दो दो के बाद दशमलव है तो दशमलव को दशमलव से काट दो। 911/167 इंटू 10⁻27 और 4 31 VE/VP का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या आएगा देखो, VE/VP का होल स्क्वायर आएगा जी, इसको उधर भेज दो। 167/10 इंटू में 911, 10 इंटू 911 इंटू 10⁻4 माइनस का 4। बस इसको आगे सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा जी। कैसे करेंगे देखो, 167 इंटू 10 की पावर कितनी आएगी, माइनस का 3 आएगी, अपॉन 911 और इसका रूट ले लो और VE/VP ले लो। ठीक है जी। अब कौन सा इनमें तीव्रगामी है, तेज कौन सा है, तो वो तो वेग निकालना पड़ेगा जी दोनों का। वेग कैसे आएगा, गतिज ऊर्जा हाफ mv² है भाई। गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ mv²। वेग कितना आएगा, 2 गतिज ऊर्जा बटे m का रूट। अब दोनों का वेग चेक कर लो जी, किसका ज़्यादा है, एक बार इलेक्ट्रॉन का एक बार प्रोटॉन का। टू गतिज ऊर्जा, m द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है बताओ, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.11 इंटू 10⁻31 और प्रोटॉन का कितना है 1.67 इंटू 10⁻27। ठीक है, गतिज ऊर्जा कितनी है जी इलेक्ट्रॉन की, 10 किलो 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, इसमें कितना है 100 किलो, किलो मतलब होता है 10⁻3, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदला जाता है जी, 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई करके जूल में बदल सकते हैं इसको। अब यहाँ से आप सोल्व करके देखोगे तो आपको अंदाजा हो गया होगा किसका वेग ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का। समझते हैं, देखो ये दोनों में सेम है, यहाँ पर 10⁻3 इसमें भी सेम है, ये भी सेम है। ये देखो, ये इसमें सेम है, ये इसमें सेम है, ये इसमें सेम है, ये इनमें थोड़ा ही फर्क मान लिया। अब यहाँ पर ऊपर 10 ज़्यादा है, यहाँ पर देखो कितना ज़्यादा आने वाला है, यहाँ पर ऊपर 10 ज़्यादा है और ये ऊपर तो आएगी प्लस की 27 और यहाँ आएगी प्लस की 31, 4 घात ज़्यादा हो गई है। इसमें 100 है लेकिन इसमें 4 घात ज़्यादा है। अगर आप इसको चलो 10 मान लोगे तो भी 3 घात ज़्यादा है, 27 और ये 30, 3 घात ज़्यादा है। इसमें तो 10 ज़्यादा है, इसमें 100। इसको आप पूरा सोल्व करके देखोगे तो इलेक्ट्रॉन का वेग काफ़ी ज़्यादा आएगा प्रोटॉन से, यानी इलेक्ट्रॉन है वो तीव्रगामी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करके देखिए इसको, इलेक्ट्रॉन है वो तीव्रगामी है जी, समझ गए हो। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो। 77 नंबर क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ें, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए कहाँ तक कर लिए हैं।
हमने कर लिया जी क्वेश्चन नंबर 77 तक। 78 नंबर पे आ जाओ। क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी भवन के भूतल पर लगा कोई पंप, किसी भवन में भूतल पे लगा कोई पंप है और 30 मीटर क्यूब की एक टंकी है और वो पंप इसको भर रहा है जी। भूतल में लगा कोई पंप 30 मीटर क्यूब आयतन की पानी की टंकी को 15 मिनट में भर देता है। टंकी की पृथ्वी जल से 40 मीटर की ऊंचाई पर है, 40 मीटर की ऊंचाई पर है। पंप की दक्षता 30% हो तो पंप द्वारा कितनी विद्युत शक्ति का उपयोग होगा? 15 मिनट में भर देता है जी। 15 गुणा 60, 900 सेकंड में भर देता है। ठीक है, पंप की दक्षता 30% हो तो पंप द्वारा कितनी विद्युत शक्ति का प्रयोग होगा? 30% उसकी दक्षता है, समझ गए? तो सबसे पहले तो आप देखो कि हो क्या रहा है, ये h ऊंचाई है, तो सबसे पहले आवश्यक शक्ति लेते हैं हम। आवश्यक कितनी शक्ति की हमें जरूरत है? आवश्यक शक्ति है वर्क अपॉन टाइम, mgh अपॉन टाइम। ठीक है, mgh, m की जगह क्या ले सकता हूं? रो v ले सकता हूं m की जगह। भैया होता है ना घनत्व, घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। और m की जगह क्या आ गया जी? रो v। ये शक्ति आ रही है P। रो है जी 1000, आयतन है जी 30, g है जी 10 और h है जी 40 और ये जी 900। 1 2 से 2 कट गया, 3 3 9। तो आवश्यक शक्ति कितनी आई? 1000 गुणा 40 बटे 3, ये आवश्यक शक्ति आई। समझ गए? अब क्षमता, क्षमता बोले या दक्षता बोले, ईटा से दर्शाते हैं। कैसे लेते हैं बताओ? निर्गत बटे में निवेश। निर्गत मतलब पी आउट और निवेश मतलब पी इन। प्रतिशत क्षमता, कितना प्रतिशत है जी क्षमता? 30%। आउटपुट में आपको क्या करवा रहे हो आप? आवश्यक, इसको आप इसे बोल सकते हो आवश्यक शक्ति। और हमें यहां पर है दी गई शक्ति, दी गई 30% मतलब 30/100। आवश्यक शक्ति कितनी थी? 4 के आगे कितनी जीरो बोलो? 3 और 1 4 जीरो बटे 3। और दी गई शक्ति, यही तो आपको फाइंड आउट करना है, दी गई शक्ति। तो बस अब तो आर पार गुणा कर दो जी, कट जाएगा। 30% आ गया, ये बटे में 100 आ गया, तो दी गई शक्ति यहाँ आ जाएगी। दी गई शक्ति 4 गुणा में आगे कितनी? 1 2 3 4 जीरो, नीचे 3 है तो और कौन आएगा नीचे? 30 और ऊपर कौन जाएगा? 100। 1 जीरो से तो 1 जीरो कट गया, तो ये कितना आएगा देखो, इसको आप ऐसे ले लो 400 इंटू में 3 जीरो बटे में 9, 9 चौका 36, 9 चौका 36, 9 चौका 36 इंटू 10 की घात 3 वाट, यानी 44.4 किलोवाट ये दी गई शक्ति है। देख लीजिए आंसर। भाई पहले हमें वो शक्ति निकालनी पड़ी थी जो जिस शक्ति की आपको आवश्यक है, भाई कम से कम हमें उतनी शक्ति देनी पड़ेगी। आवश्यक शक्ति आने के बाद फिर आपको भाई मोटर की क्षमता 100% होती तो इतने से काम चल जाता। ये आंसर कम है, देख लो, ये आंसर ज़्यादा है, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा सवाल था। 78 नंबर, 79 पर आ जाते हैं जी।
79 नंबर क्या कहते हैं देखो। किसी लोलक के गोले को क्षैतिज अवस्था से छोड़ा जाता है यदि लोलक की लंबाई 1.5 मीटर है। किसी लोलक के गोले को क्षैतिज अवस्था से छोड़ा जाता है। यहाँ पर ये एक रस्सी है जी, इसको यहाँ से छोड़ा, यहाँ पर आ गया, ठीक है। लोलक के गोले को क्षैतिज अवस्था से छोड़ा जाता है यदि लोलक की लंबाई L 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर तो निम्नतम बिंदु तक आने पर गोलक की चाल क्या होगी? यहाँ तक आने पर गोलक की चाल क्या होगी? यहाँ पर आरंभिक चाल 0 है, ठीक है। ये भी तो L ही है, H का मान भी क्या होगा बताओ? L ही होगा, ठीक है। ये दिया गया कि आरंभिक ऊर्जा का 5% अंश वायु के विरुद्ध क्षय हो जाता है। यानी यहाँ पर जो ऊर्जा थी वो ऊर्जा यहाँ पर 5% कम हो जाती है। इस बात का ध्यान रखना है बस। 5% ऊर्जा का नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर वेग बताओ, तो करें जी स्टार्ट। तो देखो देखिए जी, करते हैं, समझो। तो बात यह है जी कि आप यहाँ से छोड़ रहे हैं तो बिंदु ए पर बोल दें, बिंदु बी पर बोल दें। और ये कह रहे हैं जी बिंदु ए की ऊर्जा जब बिंदु बी पर आती है तो उस ऊर्जा में से 5% उसका नुकसान हो जाता है वायु में। इतना ही सवाल है। बी बिंदु पर जो ऊर्जा है वो ए बिंदु की ऊर्जा में से 5% माइनस कर दो। यानी बी बिंदु की जो ऊर्जा है वो ए बिंदु की ऊर्जा -5%, 5/100 कितना है? 100 - 5, 95/100। तो बी बिंदु पर कौन सी ऊर्जा है? बी बिंदु पर ऊर्जा है जी 12mv², 95/100। ए बिंदु पर कौन सी ऊर्जा है? mgh। v² 2 को उधर भेज दो जी, 95 × 2/100 gh। g का मान 10 और h कितना था बताओ? h तो L था 1.5 मीटर। जितना ये है उतना ही तो ये है ना। तो अब बस सोल्व कर देंगे जी, आंसर आ जाएगा। मीटर लगाने की जरूरत नहीं यहाँ पर। तो देखो क्या आंसर आएगा। 2 पंजे 10, 19 पंजे 95, 2 से 2 काट दो। तो v का स्क्वायर क्या आया देखो, v कैसे आया? वर्गमूल ले लो। 19 × 95 आंसर 9, 19 से कम 19 और 9 28.5। अगर होता 25 तो उत्तर आता 5, 36 होता तो 6, 28 है तो 5 से थोड़ा सा ज़्यादा, 5.2 या 3 के आसपास। आंसर देखो, कोई बात समझ ना हो पूछो। 5.3 सही है जी आंसर, बिल्कुल। 5.2 लो, 3 लो, अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया। अब बात आते हैं जी 78 के बाद 79 के बाद 80, आखिरी एक क्वेश्चन बचा है। एक क्वेश्चन और बचा है, फिर अगले स्टेज में कूद जाएंगे हम। कूदना आता है ना आपको? अगले स्टेज में कूदना है इसके बाद, ठीक है। तो देख लीजिए। हाँ जी, तो बढ़ रहे हैं अभी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्वेश्चन 80 क्या कहते हैं देखो। 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक कण का द्रव्यमान कितना बताओ? 0.5 किलोग्राम।
द्रव्यमान का एक कण का वेग क्या दिया हुआ है बोलो, ए एक्स की घात 3/2। सरल रेखीय पथ पे गति करता है, ए का मान 5 है, 5 × एक्स की घात 3/2। ठीक है, 0 से 2 मीटर तक विस्थापन में कुल कितना कार्य करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो dv/dx निकालो। क्यों निकालो जी dv/dx? क्योंकि मैं त्वरण निकालने वाला हूं, a बराबर v dv/dx है। 5 x की क्या ऊपर वाली घात आगे ले लो और एक घात कम कर दो, तो कितना आया 15/2 x की घात 1। सही है। v का मान कितना, dv/dx का कितना, a कितना आया 75/2 x की घात कितनी बचेगी, 1/2 घात बचेगी। यहां पर जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, 3/2 और 1/2 घातें जोड़ दो, कितनी आएगी 2 आएगी। त्वरण आ गया जी 75/2 x की घात 2। समझ गए? ठीक है भाई, त्वरण आ गया तो कार्य कैसे आएगा, कार्य आएगा Fs। F की जगह क्या विस्थापन दे रखा है क्या, हाँ 2 मीटर तक, ma × s। नहीं, वो लिमिट दे रखी है 0 से 2, पूरा बताना है, तो f dx लेके चलना पड़ेगा। f dx, f कितना 75/2 x स्क्वायर के साथ लगा दो जी dx, x स्क्वायर dx, कहां से कहां 0 से 2, x की घात 3/3, 0 से 2, 3 को बाहर ले लो, ये 2 3 को बाहर ले लो, 2 की घात 3 माइनस 0 की घात 3, यह आया जी 25 या 75, 25/2, 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 0, 25 2 8 2 चौके 8 और 25 चौका 100 जूल। सही है क्या, देख लीजिए, x की घात 3/3, 75/2 ही था ना, x की घात 3/3। ठीक है, आंसर कितना दे रहा है 50 या 100, 50 जूल आंसर आएगा, 50 जूल। देखो कहीं गड़बड़ करी हमने। द्रव्यमान कितना दे रहा है जी, ओके, द्रव्यमान तो लेना पड़ेगा ना, f की जगह क्या लोगे ma/dx, ये f थोड़ी है, ये तो a ही है। m कितना, m को बाहर ले लो, m कितना था बताओ, m का मान कितना था 0.5 यानी 1/2 kg, 1/2 यानी 75/4 है, 75/4 है, 25/4 है, 25/4 दूना 8 है ये, और 25 दूना 50 जूल है ये। कोई दिक्कत, सही आंसर है जी। तो इसी के साथ बोलें तो स्टेज 2 खत्म हो गया जी, स्टेज 2 इज कंप्लीट। अब स्टेज 3 पे जा रहा हूँ आगे मैं। ठीक है,
बढ़े आगे, देखिए जी नेक्स्ट स्टेज 3 स्टार्ट कर रहे हैं भाई। स्टेज 3 में पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखो। स्थिति पर निर्भर करने वाला बल F है, F इक्वल टू 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर न्यूटन 2 किलोग्राम द्रव्यमान की छोटी वस्तु पर कार्य करता है, इसे 0 से 5 मीटर तक विस्थापित देता है, जूल में किया गया कार्य बताइए। तो dw क्या होता है जी, F/dr, लेकिन ये तो dx में ही है, तो सारा dx में ही ले लो बस, आएगा, छोटा सा सवाल है। तो 7 माइनस 2x प्लस में 3x स्क्वायर dx, और कहाँ से कहाँ लोगे बताओ, 0 से 5 तक। 7 dx का x 2, x स्क्वायर बाई 2 3, x के बाद 3/3, 0 से 5, 3 से 3, 2 से 2, 7 x की जगह रखो 5, 5, 5, 35, 25, 125, 135, 135 जूल, यही है ना आंसर, देख लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेज 3 में कितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा ही हैं स्टेज 3 में, ग्राफिकल क्वेश्चन भी दिए हुए हैं पीछे, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक मशीन की दक्षता 25% है, मशीन की दक्षता 25% है जी, ठीक है। मशीन को 1 किलोवाट की दर से ऊर्जा दी जाती है, मशीन से प्राप्त शक्ति क्या होगी। दक्षता प्रतिशत इतनी है, मशीन को 1 किलोवाट की दर से ऊर्जा दी जाती है, दी गई ऊर्जा कितनी है, 1 किलोवाट। प्राप्त शक्ति, तो फार्मूला लगाओ जी, दक्षता का फार्मूला क्या होता है, प्राप्त अपॉन दी गई, आउटपुट बटे इनपुट। 25% है, आउटपुट दी गई कितनी है, 1, और आउटपुट आपको निकालनी है जी। 25%, 25/100 पी आउट। तो 1 किलोवाट, 1 किलोवाट है ये, किलोवाट मतलब 1000 वाट, किलोवाट मतलब 1000 वाट। 2 जीरो से तो 2 जीरो काट दो, पी आउट कितना आएगा जी, 250 आएगा, बिल्कुल। ये क्वेश्चन 2 हो गया है। क्वेश्चन 3 देखो, यदि गतिज ऊर्जा के मान में 300% की वृद्धि हो जाए, गतिज ऊर्जा, पुरानी गतिज ऊर्जा प्लस 300% मतलब 300/100 वृद्धि हो जाए, गतिज ऊर्जा में 300 वृद्धि हो जाए, तो उसके संवेग में वृद्धि कितनी होगी। तो संवेग में वृद्धि कितनी होगी, इसको मैं E लिख देता हूँ, इसको मैं E डैश लिख देता हूँ, और इसको 3E, यानी नई ऊर्जा क्या आई, E डैश का मान आ गया जी 4E, सही है भाई, ठीक है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, E से लिखें p²/2m, यानी E समानुपाती होती है जी p² के। प्रतिशत संवेग में परिवर्तन, प्रतिशत संवेग में परिवर्तन, प्रतिशत संवेग में परिवर्तन क्या होगा, संवेग में परिवर्तन देख लेना, फाइनल माइनस इनिशियल बटे इनिशियल गुणा 100, ये फार्मूला होता है बेटा, अंतिम संवेग माइनस आरंभिक संवेग बटे आरंभिक गुणा 100। तो संवेग को मैं, संवेग को जगह क्या लिख सकता हूँ, √E,
यानी ई फाइनल, ई इनिशियल गुणा 100। ई फाइनल कितनी है 4e, ई गुणा 100। 4e का आ गया जी 2 टाइम्स ऑफ रूट ई अपॉन रूट ई। रूट ई से तो रूट ई कट गया, 2 माइनस 1 गुणा 100 कितना आया 100%। देख लीजिए आंसर 100% ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। भाई स्प्रिंग को अब एक्स का मान कुछ भी हो, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है फार्मूला। एक्स को आप बढ़ाओ घटाओ, भाई प्रसार होगा तो भी एक्स बढ़ेगा, संकुचन होगा तो भी बढ़ेगा। प्रसार और संकुचन दोनों में एक्स बढ़ता ही है, तो स्थितिज ऊर्जा हमेशा बढ़ती है जी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यदि भार लटकाने पर स्प्रिंग की लंबाई x बढ़ती है तो स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा। भाई एक स्प्रिंग है, उस पर हम कोई भार लटका रहे हैं जी, m द्रव्यमान। यदि भार लटकाने पर स्प्रिंग की लंबाई x बढ़ जाती है, x बढ़ गई, x लंबाई बढ़ गई मतलब उसमें ऊर्जा आ गई जी हाफ के एक्स स्क्वायर। तो स्प्रिंग में तनाव और के स्प्रिंग का बल नियतांक है। तो आपको क्या निकालना है, स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा क्या होगी। ओके, नीचे की तरफ कौन सा बल लग रहा है बताओ, mg बल लग रहा है। भार लटकाने पर स्प्रिंग में x लंबाई बढ़ती है, स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा T तनाव है। आप ये देखो नीचे की तरफ है कौन सा बल लगा था, mg। T स्प्रिंग में तनाव, उसका T की जगह आप क्या लिख सकते हैं, kx। यानी हम ऐसा कह सकते हैं जी स्प्रिंग बल के द्वारा किया गया कार्य, स्प्रिंग बल के द्वारा किया गया कार्य है, और इधर बोल सकते हैं mg के द्वारा किया गया कार्य है। इन दोनों को बराबर बोल सकता हूं मैं। स्प्रिंग बल Fx और ये क्या होगा जी mgx। F की जगह क्या बोला है, F की जगह T को लेने के लिए बोला है जी, F की जगह आप T ले सकते हो। Tx बराबर mgx, ठीक है। F dx बोलना चाहिए था स्प्रिंग में, F dx mg dx, ठीक है। यानी स्प्रिंग में संचित ऊर्जा T है वो mg आ जाएगा जी, ठीक है, mg के बराबर आ जाएगा T। तो हमें लेनी है स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, यानी हाफ के एक्स स्क्वायर का मान रखना है जी आपको, बस हाफ के एक्स स्क्वायर का मान ही रखना है, ये संचित ऊर्जा होती है। k/2 का तो आप कुछ नहीं कर सकते, x की जगह आप क्या रख सकते हो बोलो, x की जगह इतना करने की जरूरत नहीं, सीधा आप यहीं से ले लो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, तो सीधा ही फार्मूला था।
आप ऐसे कर दो ना, x का मान ही रख दो यहाँ से। x का मान क्या है बोलो, t/k। x का मान आ गया जी t/k। सोल्व कर दो, k t² 2k², एक के से एक के काट दो, t²/2k, t²/2k। समझ गए जी। तो एक आखिरी क्वेश्चन और कर देते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। दिया गया है कि वस्तु का मीटर में विस्थापन निम्न प्रकार के फलन है, x = 2t⁴ + 5। गति प्रारंभ होने के 1 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी। पहले तो वेग निकालो, dx/dt। 4t³ और 5 का क्या आ गया 0, वेग आ गया जी 8t³। प्रारंभ होने के 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद के बारे में बात हो रही है, तो क्या आएगा 8 मीटर/सेकंड। तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितना आया, फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर। कितना है जी द्रव्यमान 2 किलोग्राम, फाइनल 8 का स्क्वायर और इनिशियल क्या था 0, 8 का स्क्वायर। आंसर कितना आ गया बताओ, 64 जूल। ठीक है जी। तो हमने ये 7 क्वेश्चन कर दिए हैं भाई, बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आप होमवर्क कर लेना। स्टेज 3-4, स्टेज 3-4 को आप कंप्लीट कर लो जी। ठीक है भाई, समझता हूँ क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन जितने आप करोगे उतना ही फ़ायदा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।